गुड मॉर्निंग साथियों। एक फिर नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम पिछली वीडियो में अभी 11th क्लास की जो एससीईआरटी बुक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन चल रहे हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। और जैसे कि कल हमने भूखंड से भारत के भूखंड के बारे में पढ़ा था, और आज हम देखते हैं अववाह तंत्र के बारे में, जिसमें नदियों वगैरह के सभी के बारे में, जितने भी प्रभावित चीज़ें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेसन नंबर जो 3 है, आपने देखा कि आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, नाले और वाहिकाएँ देखी होंगी, जो अतिरिक्त जल बहाकर ले जाती हैं। इस प्रकार से आपने जो अपवाह तंत्र है, उनको देखा होगा। उसी क्रम में आज हम अपने एक नई वीडियो में अपवाह तंत्र के रूप में पढ़ेंगे। और बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और हमेशा की तरह इसको, जो नए हैं उन्हें सब्सक्राइब करें वो, और लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थ्योरी क्लासेस हैं, इसके बाद में हम लास्ट में आपको क्वेश्चन भी, इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में भी बताते हैं, और फिर इसके बारे में और भी बताएंगे। आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, और आपको एक एक पॉइंटों को, और जैसा कि शाम की टाइम 7:30 से, यानी 7:30 बजे से, हम सिविक्स और पॉलिटिकल के लिए, यानी जो हम टीजीटी का सिलेबस लेकर, टीजीटी जूनियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस ये रहेगा। तो आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ जो देखी हैं, और वो पानी बहाकर ले जाती हैं। आपने देखा होगा कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। यानी अपवाह किसे कहते हैं? एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को हम अपवाह कहते हैं, और इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी जो निश्चित जिसके माध्यम से जल जाता है, जिसके माध्यम से, वाहिकाओं के माध्यम से जो जल प्रवाह होता है, उसे तो हम अपवाह कहते हैं। और तंत्र किसे कहेंगे? यानी जो समूह, यानी जब एक से ज़्यादा किसी चीज़ का हो, यानी जैसे वाहिकाएँ, जिस जल प्रवाह जो है, जिसके माध्यम से, यानी अनेक स्रोतों के माध्यम से जब जाता है, तो उसे हम अपवाह तंत्र कहेंगे। यानी जो वाहिकाएँ हैं, जैसे नदियाँ, नाले, इस प्रकार से अलग-अलग हैं। तो जब अधिक, एक से अधिक अगर जल प्रवाह की वाहिकाएँ होती हैं, तो उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। इसी रूप में, यानी इन वाहिकाओं के जाल को हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। अब देखते हैं कि आपने देखा होगा कि आपके गाँव, शहर के पास में कोई ना कोई नदी ज़रूर होगी, और उसके हिसाब से, और जो वाहिकाएँ हैं, उन वो वाहिकाओं का, यानी जल प्रवाह का कार्य करती हैं। अगर हम देखें तो उत्तर हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट, यानी उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, पूर्व की ओर क्यों बहती हैं? कारण क्या है? यानी जब उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में जो है पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, वो पूर्व की ओर क्यों बहती हैं? वह बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित क्यों करती हैं? ये प्रश्न अच्छा है। और एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती हैं, जिसे हम जल ग्रहण क्षेत्र कहा कहते हैं, यानी कैचमेंट। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एक, जिसे हम जल ग्रहण के नाम से जानते हैं। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित, एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी कहते हैं। फिर से समझते हैं इसको। यानी एक नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी के नाम से जानते हैं। मुख्य अपवाह प्रतिरूप देखेंगे। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो, उसे हम वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। यानी जो अपवाह जो है, प्रतिरूप कैसी हो? पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होती हैं, उसे हम वृक्षाकार, यानी डेंड्रिटिक प्रतिरूप कहते हैं, यानी वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। जैसे उत्तरी मैदान की जो नदियां हैं, वो किस प्रकार की होती हैं? वृक्षाकार प्रतिरूप के रूप में जानी जाती हैं, उत्तरी मैदान की। जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, तो उसे हम अरी, यानी रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है। क्या कहते हैं? अरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत समझेंगे और याद भी रखेंगे। जो नदियाँ उत्तरी
मैदान की नदियाँ होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वृक्षाकार कहते हैं, ठीक है? तो आगे जो नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर जब सभी दिशाओं में बहती हैं, तो उसे हम अरीई प्रतिरूप कहते हैं। जैसे अगर हम देखें, तो अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से जो निकलने वाली नदियाँ हैं, इसे हम अरीई प्रतिरूप के रूप में जानते हैं। जब मुख्य नदियाँ एक-दूसरे के समानांतर बहती हैं, क्या होता है? जब जो मुख्य नदियाँ हैं, एक-दूसरे के जब समानांतर बहती हैं तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हैं, समकोण पर मिलती हैं, तो ऐसे प्रतिरूप को हम जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। कैसे? जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जब नदियाँ जब मुख्य जो नदियाँ होती हैं, जब एक-दूसरे के समानांतर बहती हों और किसी नदियाँ जो आकर के क्या करें, एक समकोण बनाती हों, तो उसे हम जालीनुमा अपवाह यानी ट्रेल्स के नाम से जानते हैं। जब सभी दिशाओं में नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं, यानी जब सभी दिशाओं में बहने वाली नदियों को हमने क्या बताया था? अरीई कहते हैं। लेकिन जब अरीई जो नदियाँ होती हैं, जब किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं, तो उसे ऐसे अपवाह प्रति को हम क्या कहते हैं? अविकेंद्री कहते हैं, यानी सेंट्रीपेटल के नाम से जानते हैं। तो प्रतिरूप कितने हैं मैंने बताया? एक वृक्षाकार, एक अरीय, एक जालीनुमा और एक अविकेंद्री। तो वृक्षाकार मैंने समझा, उत्तरी मैदान की नदियों को हम वृक्षाकार कहेंगे। पर्वत से निकलने वाली जो सभी दिशाओं की में जो जाती हैं नदियाँ, उसे हम अरीई कहेंगे। जब मुख्य नदियाँ जो हैं, जिसे हम अरीई, उसकी सहायक जो नदियाँ होती हैं, जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के जब समानांतर बहती हैं और उसकी सहायक नदियाँ एक समकोण पर मिलती हों, तो उसे हम जालीनुमा कहेंगे। जब सभी दिशाओं की यानी अरीई वाली जो नदियाँ हैं, वो झील या गर्त में विसर्जित होती हैं, तो उसे हम अपकेंद्री के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम। आगे देखते हैं, द्रोणी मैंने बताया था कि जो सहायक नदियाँ होती हैं इसमें, उसे हम अपवाद द्रोणी कहते हैं। एक अपवाद द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को हम जल विभाजक कहते हैं। यानी एक अपवाद द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को हम क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं या जल संभर कहते हैं। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, यानी जब बड़ी नदियों के जल ग्रहण को हम क्या कहते हैं? नदी द्रोणी के नाम से, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को हम जल संभर कहते हैं। याद रखें, बड़ी नदियों के जल ग्रहण को हम क्या कहते हैं? उसके नदी द्रोणी कहेंगे। और जबकि छोटी नदियों के नालों अपवाहित क्षेत्र को क्या कहेंगे? जल संभर के नाम से जानते हैं। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है। जबकि जल संभर का आकार जो है बहुत छोटा होता है। नदी द्रोणी एवं जल संभर एकता के प्रचायक हैं। इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों और पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम या बृहत नियोजन इकाइयों व क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे दो समूह में बांटा जाता है। यानी अगर हम समुद्र जल में विसर्जन के आधार पर देखें, तो जैसे पहला आता है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, जिसमें दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलग किए गए हैं। अगर वही देखें आगे, एक होता है अरब सागर, यानी पहला क्या है? अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी। तो जल विभाजक को एक रेखा द्वारा दर्शाया गया कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग जो है, इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां जो है शामिल है। बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं, जबकि 30% क्षेत्र जो है, इसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार जो नदियां हैं, अपना जल अरब सागर में गिरा। तो जैसे हम बात करें, सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार जो नदियाँ, इनका ये कहाँ मिलती हैं? ये अरब सागर में मिलती हैं। और अगर हम देखें, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, ये सब कहाँ मिलती हैं? बंगाल की खाड़ी में। जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर
भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बाँटा गया। अभी तक तो हमने जो देखा था जल विसर्जन के आधार पर, और अब हम देखते हैं जल संभर के आकार के आधार पर। तो जल संभर के आकार के आधार पर अपवाह जो है कितने 3 भागों में बाँटा गया। पहला, प्रमुख नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें 14 नदी द्रोणियां शामिल है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि। मध्यम नदी द्रोणी, यानी दूसरा होता है मध्यम। पहला हमारा कौन सा हुआ? पहला हमारा निकला प्रमुख नदी द्रोणी, दूसरा है मध्यम नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 44 नदी द्रोणियां हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि। तीसरा आता है लघु नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है। इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियां शामिल हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में विसर्जित करती हैं। उत्तर भारत की इन नदियों की पहचान अगर कीजिए तो प्रायद्वीपीय भारत की पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल है। पश्चिमी घाट और ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती हैं। दक्षिण भारत की इन नदियों को भी पहचान करते हैं। तो दक्षिण भारत जैसे नर्मदा और तापी, दो बड़ी नदियां, इसका अपवाद और अनेक छोटी नदियां अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तक तट तक बहने वाली नदियों के अगर आपको नाम पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उद्गम के प्रकार, प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र व प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के रूप में विभाजित किया जाता है। आगे देखते हैं भारत के अपवाह तंत्र। क्या देखते हैं? भारत के अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं? तो भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां जो है वो शामिल हैं। ये 3 बड़ी भू आकृतिक इकाइयों की उद्विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हैं। पहला आता है हिमालय अपवाह। हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी शामिल है। यहाँ की नदियाँ बारहमासी हैं क्योंकि ये बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर हैं। यानी हिमालयी अपवाह तंत्र क्या है? भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। यहाँ की नदियाँ जो हैं वो बारहमासी हैं क्योंकि ये बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर है। ये नदियाँ गहरे माखंडों से गुजरती हैं जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित हैं। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियाँ, क्षिप्रकाएँ व जलप्रपात भी बनाती हैं। जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो निक्षेपाणात्मक स्थलाकृतियाँ जैसे निरंतरता जैसे समतल घाटियों, गोखुर झीलें, बाढ़ग्रस्त मैदान, गुम्फित वायकाएँ आदि नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा-मेढ़ा है। कैसा है? टेढ़ा-मेढ़ा। परंतु मैदानी क्षेत्र में इनका सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी जो नदियाँ ये मैदानी क्षेत्र में इनका आकार कैसा पाया जाता है? सर्पाकार। हिमालय में टेढ़ा-मेढ़ा और अपना रास्ता बदलती रहती हैं। कोसी नदी जैसे देखें तो वो जो कि बिहार का सूप कहा जाता है, जैसे अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती हैं। इससे क्या होता है? नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है व परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। चलिए आगे देखते हैं हम।
दूसरा देखेंगे हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र क्या है। हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी, जिसे हम शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहते थे, तो हिमालय की संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता इनका सर्वोपरि उद्गम है। इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलाश्म या कॉन्ग्लोमेरेट शामिल है, इस धारणा की पुष्टि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्म नदी तीन मुख्य अपवाह तंत्रों में बट गई, जो पश्चिम में सिंध और इसकी पांच सहायक नदियां, यानी पश्चिम में सिंध और इसकी पांच सहायक नदियां, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली उसकी सहायक नदियां, तीसरा आता है पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में व पोटवार पठार दिल्ली रिज के उत्थान के कारण हुआ है। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अपवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया। इसी प्रकार मध्य प्लीस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिक् परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई। हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ। हिमालय अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख हैं। एक आता है सिंधु नदी तंत्र। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी जोड़ियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी जो सिंधु नदी तंत्र है, यह विश्व का सबसे बड़ी जो नदी जोड़ियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में है। भारत में इसका क्षेत्रफल जो है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसका कुल लंबाई अगर देखें तो 2,880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में वोखर चू के निकट एक हिमनद, यानी 31 डिग्री 15 मिनट और 80 डिग्री 40 मिनट पूर्व से होता है। यानी सिंधु नदी का अगर हम देखें तो इसका उद्गम जो है तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत के बोखरचू से होता है, लेकिन जिसका अगर हम देखें स्थिति तो 31 डिग्री 15 मिनट और 80 डिग्री 40 मिनट पूर्व से होता है, जो 4,164 की ऊंचाई पर स्थित है। 4,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगी खम्बान या शेरमुख के नाम से जानते हैं। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बल्तिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। मानचित्र में से क्षेत्र को रेखांकित कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। आज इसके बाद देखते हैं सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं, जिसमें हम देखें संयुक्त, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग और द्रास। अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियां जैसे अगर देखें तो खुर्रम, तूची, गोमल, बिबुआ और संगर हैं। यह सभी नदियां सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद नाम पंजाब की पांच मुख्य नदियां जैसे सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम को दिया गया है। यानी पंचनद नाम जो है पंजाब
की 5 मुख्य नदियों का नाम दिया गया है: सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। अंततः में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है और भारत में सिंधु, जम्मू कश्मीर और राज्य में बहती है। झेलम, जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरपद में स्थित बेरी नाग झरने से निकलती है। यानी जो झेलम नदी है वो कहाँ से निकलती है? कश्मीरी घाट के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल की गिरपत से स्थित जो बेरी नाग झरना है वहां से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और बूलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे माखंड से गुजरती है और पाकिस्तान में झंग के निकट यह चेनाब नदी से मिलती है। इससे मिलती है पाकिस्तान में झंग के निकट चेनाब नदी से मिलती है। चेनाब नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यानी झेलम जो है सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, लेकिन सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है चेनाब। इसके बाद देखते हैं कि यह चंद्रा और भागा दो सरताओं के मिलने से बनती है। ये सरताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट टांडी में आपस में मिलती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर बहती है। रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। जो रावी है वो भी एक सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग के दर्रे के पश्चिम से निकलती है। यानी जो कुल्लू वाले की पहाड़ियां हैं वहां पर एक रोहतांग दर्रा है, मत कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ की पश्चिम से निकलती है कौन सी? रावी नदी, जो राज्य की चंबा घाटी से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंधु की चिनाब निकट चेनाब नदी में मिलने से यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग व धौलाधार के बीच प्रदेश में से प्रभावित होती है। फिर ब्यास सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ब्यास भी एक सहायक नदी है जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रा के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से? ब्यास कुंड से निकलती है। यह नदी जो है कुल्लू घाटी से गुजरती हुई धौलाधार श्रेणी में काती और लारगी के महाखंड निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान प्रवेश करती है जहाँ हरके के पास सतलुज नदी में जा मिलती है। सतलुज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। कहाँ से? राक्षस ताल से निकलती है सतलुज नदी, जहाँ इसे लॉन्ग चेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है। यानी भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपड़ में यह महाखंड से निकलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकीला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि यह भाखड़ा नागल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। अब देखते हैं गंगा नदी तंत्र। अपनी द्रौड़ी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोणों से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमक के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। गंगा नदी जो तंत्र है यह अपनी द्रौड़ी और सांस्कृतिक महत्व के दोनों से दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी और पवित्र नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमक के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखंडों से होकर गुजरती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। यानी देवप्रयाग में जो है यह नदी किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद गंगा कहलाती है। यानी देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर के इसे
एक गंगा का नाम मिलता है, और अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद है। यानी जो अलकनंदा नदी है वो कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ के ऊपर जो सतोपथ हिमनद है वहां से निकलती है, और ये अलकनंदा, धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है। अलकनंदा की जो सहायक नदियां धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां पिंडार, जो इससे कर्ण प्रयाग में मिलती हैं, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इसे रुद्रप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है, जहां यहाँ से यह पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, और फिर पूर्व की ओर बहती हुई अंततः में यह दक्षिण मुखी होकर दो जल वितरकों धाराओं की भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इसका दूरी तय की जाती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी या अनित्यवाही नदियां और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियां शामिल हैं। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। वाहें तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। क्या आप जानते हैं कि नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था? कौन सा? नमामि गंगे परियोजना 2014। इसमें क्या है कि राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्य हैं: प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करना। नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ हैं सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, नदी किनारे का विकास, नदी सतह सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरूकता, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी, गंगा ग्राम। यमुना की सबसे पश्चिमी और यमुना जो नदी है वो गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है, जो हिमालय में बंदरपुर श्रेणी की पश्चिमी ढाल में 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग इलाहाबाद में इसका गंगा से संगम होता है। प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा और कैन इसके दाहिने तट पर मिलती हैं, जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर, बरड़ा आदि नदी इसके बाएं तट पर मिलती हैं। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों तथा आगरा नहर में आता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है। यानी जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है, उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इसे पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपना उत्खात भूम वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खंड यानी रामायण के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी से दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को प्रवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है। देखिए, इस वीडियो को आपको एक दो बार देखना पड़ेगा, तब आपको याद होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेकिन बोरिंग सा लग रहा होगा क्योंकि पूरा जो है वो थ्योरी टाइप्स है। आगे देखते हैं। घाघरा नदी मापचाऊ चुंगू हिमनद से निकलती है। घाघरा नदी कहाँ से? मापचा चुंगू हिमनद से निकलती है तथा तिला, सीती और बेरी नामक सहायक नदियों का जलग्रहण करने के उपरांत
यह सीसा पानी में एक गहरे माखंड का निर्माण करती है, करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है और शारदा नदी, जिसे काली गंगा या काली नदी के नाम से जानते हैं, इसमें मैदान में मिलती है और अंततः छपरा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। कोसी क्या एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत जो है तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। कोसी नदी का स्रोत जो है माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरोड़ निकलती है। इसकी जो मुख्य धारा कोसी की अरोड़ निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन नदी, कोसी और पूर्व से तमोर कोसी मिलती है। अरुण नदी से मिलकर यह सप्तकोसी बनती है। कौन सी? सप्तकोसी बनती है। लेकिन इसमें पश्चिम में क्या होता है, नेपाल में मध्य हिमालय पार करने के बाद इसमें पश्चिम से जो है सोन नदी, कोसी और पूर्व तमोर कोसी मिलती है। अरुण नदी से मिलकर यह सप्तकोसी बन जाती है। रामगंगा नदी गैरीसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद ये अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए आगे देखते हैं। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। भराकर इसकी मुख्य सहायक नदी है। कभी बंगाल का सूप, सौरो ऑफ बंगाल कही जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी में कॉरपोरेशन नाम का एक बहुउद्देशीय परियोजना ने बस में कर लिया है। शारदा या सरयू नदी का जो उद्गम है वो देखते हैं नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनाद से, जैसे इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ इसे काली या चाय कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है महानंदा, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी पश्चिमी बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास नदी में विलीन हो जाती है। आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तट। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा चेमायुंगडुंग हिमनद में है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहाँ है, वो कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट एक है, चेमायुंगडुंग हिमनद है, वहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप में बहती हुई दक्षिणी तिब्बत के शुष्क व समतल मैदानों में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में किस नाम से ब्रह्मपुत्र नदी जाना जाता है? सांगपो के नाम से, जिसका अर्थ होता है शोधक। तिब्बत के रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। मध्य हिमालय में नपचा बरवा के निकट एक गहरे मखंड का निर्माण करती हुई एक प्रक्षुब्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बहकर बाहर निकलती है। हिमालय के गिरपद में यह सिसंग या दिसंग के नाम से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में जो है बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां जैसे देवांग या सिकांग और लोहित मिलती हैं। और इसके बाद यह नदी जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे देखें। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र से असंख्य सहायक नदियां आकर मिलती हैं। इसके बाएं तट की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं जैसे बूढ़ी दियंग और धनसरी, जो कि दक्षिण की ओर से आती है, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जैसे सुबनसिरी, कामेग
मानस व संकोच है। सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत में है। कहाँ पर? तिब्बत में है। एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में यह जमुना कहलाती है और तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। अंत में यह नदी जो है पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपवर्तन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियां जो है बड़ी हैं और इनके जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इनमें अधिकतर अत्यधिक अवसाद बहाकर आ जाता है। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाही तंत्र से पुराना है। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों की चौड़ा उथला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, कैन व सोन नदियां जो गंगा नदी तंत्र का अंग है। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी जो है प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं और विसर्प नहीं बनाती और ये बारहमासी नहीं है। यद्यपि भ्रंश घाटियों से बहने वाली नर्मदा और तापी इसका एक अपवाद है। चलिए आगे देखते हैं हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास यानी इसका उद्गम देखते हैं कैसे हुआ। अति प्राचीन काल की तीन प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं ने आज की प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया है। आरंभिक टर्सरीय काल के दौरान प्रायद्वीप की पश्चिमी पार्श्व का अवतलन या धंसाव, जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया। इससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की समानता सममित योजना में गड़बड़ी हो गई। हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही है और अपरद पदार्थ से मूल दरारों को भर रही है। इसलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। परिणाम स्वरूप इसका अपवाह जो है बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और उड़ीसा में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जल ग्रहण जो है क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है और इस नदी के अपवाह द्रोणी का 53% भाग जो है मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में व 47% भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है जिसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और शेष जो है वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं
वो पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा और पुलावरम के दक्षिण में है। इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें आती हैं। गोदावरी एक सुदृश्य प्रपात की रचना भी करती है। गोदावरी जो है एक सुदृश्य प्रपात की रचना भी करती है। इसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन संभव है, यानी नौ संचालन का डेल्टाई भाग में इसका संभव है। राजामुंदरी एक के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। जो कृष्णा है वो पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी अगर कुल लंबाई देखें तो 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। अब देखते हैं हम कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में महागिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यह 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है और प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सारा साल बहती है, यानी कंटिन्यू बहती रहती है, क्योंकि इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून सर्दी से वर्षा होती है। इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केवल केरल में, 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग जो है तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां जैसे काबिनी, भवानी और अमरावती है। नर्मदा देखते हैं। अब नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह जो है भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है और लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद यह भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख भी बनाती है। कौन सी? नर्मदा नदी। इसके बाद देखते हैं सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी तंत्र पर बनाई गई है। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए प्रारंभ में की गई योजना नमामि देवी नर्मदे एक यात्रा के विषय में जानकारी एकत्र करना आप चर्चा करेंगे। तो एक योजना बनाई थी संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे। अफवाह तंत्र में आगे देखेंगे कि तापी पश्चिम दिशा में आप देखते हैं तापी नदी। तापी जो है पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से? मुल्ताई से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके अपवाह क्षेत्र का अगर हम देखें तो 79% भाग जो है महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश और शेष 6% भाग गुजरात में पड़ता है। अरावली देखते हैं तो अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। आप लोग इस वीडियो को कई बार देखें, मैं बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यह जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और थोड़ा बोरिंग भी लगेगा क्योंकि पूरी थ्योरी है इसमें। यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी नदी कहलाती है। तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जा मिलती है। यह संपूर्ण नदी तंत्र एक अल्पकालिक है। अब देखते हैं नदी जल की उपयोग की सीमा। तो जैसा कि पता है कि भारत की नदियां प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती हैं और इसका जो है जो नदियों का जल भी आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है और वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है।
इस वजह से इसकी जो उपयोग है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है। इतनी योजना है जैसे कि हम बात करें पेरियार दिख परिवर्तन योजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कुरनूल कुड़प्पा नहर, ब्यास सतलुज लिंक नहर, गंगा कावेरी लिंक नहर। चलिए इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को देखेंगे। इस प्रकार से हमने अफवाह तंत्र जो है आज हमने कंप्लीट किया। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। पूरा वीडियो इसको जरूर देखें एक बार रिपीट करके। आपको एक एक नदी तंत्र के बारे में इसमें मिलेगा आपको। इसके अब हम इससे मुख्य बनने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की शोक के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खाकोसी नदी। निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? तो भारत में सबसे बड़ी जो है वो गंगा नदी द्रोणी है। ऑप्शन नंबर ग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंच नद में शामिल नहीं है? यानी पंच नदी में शामिल नहीं है। जैसे आती है चेनाब, सिंधु, झेलम, रावी। तो इसमें हमारी जो पंच नदी में नहीं है तो वो रावी नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? यानी भ्रंश घाटी से होते हुए निकलती है। तो उसका राइट आंसर हमारा कौन सा है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? तो वो है मेरा कर्ण प्रयाग, सॉरी देव प्रयाग। कौन सा? देव प्रयाग। घा नंबर मेरा इसका राइट है। इस प्रकार से हमने अपवाद अंक को कंप्लीट किया और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट है क्वेश्चनों को भी देखा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी जय हिंद।